Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is chapter 9 Mechanical Properties of Solid of NCERT Class 11th Physics. तो बाकी सारी पहले की वीडियोस में हम लोगों ने रिजिड बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिक बॉडीज, इलास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी और स्ट्रेस के टॉपिक को कवर कर लिया था और साथ ही साथ में हम लोगों ने स्ट्रेन टॉपिक को भी कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की टॉपिक को कवर करेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को इलास्टिक मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस इलास्टिसिटी को हम लोगों ने हुक्स लॉ में भी डिफाइन किया था कि जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था स्ट्रेन के, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आया जाता था जिसको ई कहते थे, और ई जो होता था वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता था। और इसी ई को आगे जाके, मतलब यही ई जो रहता है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो जैसे कि हम लोग को इलास्टिसिटी का फॉर्मूले को अगर डिराइव करना है, जिसको हम लिखते हैं रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे होगा, इलास्टिसिटी इक्वल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, तो स्ट्रेस यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेस का मतलब होता है डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स तो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, लेकिन स्ट्रेस जो इंटरनल एबिलिटी होती है बॉडी की, इसलिए यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया होता है। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन होता है अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, अब ये जो इलास्टिसिटी होती है ना, ये 3 टाइप्स की होती है। जैसे स्ट्रेस भी जो था वो भी 3 टाइप्स के थे और स्ट्रेन भी 3 टाइप्स के थे, वैसे ही इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट होती है वो है यंग्स मॉड्यूलस, सेकंड बल्क मॉड्यूलस और थर्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये जो यंग्स मॉड्यूलस होती है, यानी फर्स्ट जो यंग्स मॉड्यूलस का हम एम लिखते हैं, इसको हम लोग वाई से शो करते हैं। ठीक, बल्क मॉड्यूलस जो सेकंड होती है, इसको हम लोग बी से शो करते हैं और इसको कप्पा, इसको ऐसे शो करते हैं तो इसको कप्पा कहते हैं। ठीक, उसके बाद से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी, इसको हम लोग एटा से शो करते हैं, ऐसे, यानी कैपिटल एन को ऐसे कर देते हैं तो ये एटा होता है। ठीक, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को इससे शो करते हैं। जो यंग्स मॉड्यूलस होता है ये सॉलिड्स के लिए यूज़ होता है। बल्क मॉड्यूलस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में आएंगे, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ओनली फॉर सॉलिड्स। तो यानी कि यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड्स के लिए होते हैं और बल्क मॉड्यूलस तीनों में यूजफुल होते हैं। तो यही इसमें भी लिखा है। और फिर यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस, जो कि इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा इस पे ही बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला को भी डिराइव किया गया है। तो आइए देखते हैं कैसे किया गया है। तो यंग्स मॉड्यूलस वाई से ही शो करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग वाई लिख लेते हैं। और इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होती है, और यंग्स मॉड्यूलस क्या, इलास्टिसिटी का एक टाइप ही तो है, तो इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन अभी यंग्स मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? लेंथ वाइज चेंज करती है। बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम वाइज, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी शेप वाइज करेगी तब चेंज। जैसे कि 3 स्ट्रेस था, 3 स्ट्रेन था, और ये जो 3 स्ट्रेस के जो वर्क थे वो बिल्कुल 3 स्ट्रेन जैसे मिलते जुलते थे, वैसे ही इलास्टिसिटी में भी यही सेम हैपन होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेन है तो यहाँ पे ये लेंथ वाइज मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल। अब इन लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ अपॉन ए हो जाएगा, इंटू ये एल ऊपर जाएगा तो एल, और ये एल नीचे आएगा तो डेल्टा एल। ठीक, तो जो फॉर्मूला हम लोग का जो मेन फॉर्मूला बने वो क्या है? एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। यही तो हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, एफ इंटू ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। और फिर यहाँ से जब हो गया तो जो हम लोग का जो मेन फॉर्मूला है उसको हम लोग और अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल
F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। तो इसमें देखिए, इसमें जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट है, या फिर इसको अभी छोड़ देते हैं। इसमें क्या दिख रहा है कि जो y है यानी यंग्स मॉडुलस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और लेंथ और एरिया तो उसका कांस्टेंट ही रहेगा, और जो डेल्टा एल जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर किसी बॉडी में उसको डिफॉर्म करने के लिए फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे अगर रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लग रही है उस बॉडी में तो उसका यंग्स मॉडुलस हाई है। रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लगने का क्या मतलब है, डिफॉर्मिंग फोर्स भी उसकी हाई है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हाई है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी हाई है। तो ये फोर्स क्या है, इसी को तो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, तो यानी कि इसके इक्वल होती है। कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स में क्या रिलेशन होता है, यही तो रिलेशन होता है, इक्वल और अपोजिट होती हैं। तो फोर्स अगर ज़्यादा लग रहा है तो यानी कि उस बॉडी का यंग्स मॉडुलस हाई होगा। और अगर ये डेल्टा एल क्या शो करता है, डेल्टा क्या शो करता है, चेंज को शो करता है, और एल लेंथ को शो कर रहा है। तो अगर किसी भी बॉडी में डेल्टा एल यानी कि चेंज अगर ज़्यादा आएगा तो उसकी जो यंग्स मॉडुलस होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली जब कोई चीज़ एक दूसरे के प्रपोर्शनल होती है तो क्या होता है, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये बढ़ेगी तो ये वाली घटेगी। ठीक है, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाया जा रहा है। यहाँ पे वही लिखा है, इफ़ स्ट्रेन इंक्रीजेस देन इलास्टिसिटी डिक्रीजेस। अब एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं, तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो जो स्ट्रेन तो डायमेंशनल और डायमेंशनल लेस होती है, उसकी कोई यूनिट्स नहीं होती है, और स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो प्रेशर के इक्वल होती है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी उसके इक्वल हो जाएगी। और डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे। y इक्वल स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया कर देते हैं, और स्ट्रेन का तो कुछ आएगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। फोर्स का होता है ml-t-2 और इसका क्या होता है L2। इसको दोनों को ऐसे करके बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ml +1 - 2 t-2। इसको ऊपर ट्रांसफ़र किए तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, +1 तो कोई बात नहीं, करिए चाहे ना, लेकिन प्लस लगाएं चाहे ना, यहाँ पे प्लस नहीं भी लगाते तो भी पॉजिटिव ही होता। तो यहाँ पे जाएगा ml-1 t-2। ये उसका क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला। ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं, डायमेंशनल फार्मूला है। तो ये यहीं पे लिखा है कि जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, ml-1 t-2 के इक्वल है। अब फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यह है कि स्टील और रबर में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है। तो स्टील में हम लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो चेंज करेगा, और रबर में तो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते तो बहुत चेंज कर देता है। तो इस रेशियो को ध्यान में रखते हुए देखा जाए इस रेशियो से, तो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ हो रहा है वो रबर में ज़्यादा होगा। रबर में ज़्यादा होगा तो इसका जो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा वो कम हो जाएगा, यानी इसका कम होगा तो स्टील का ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका जो यंग्स मॉडुलस और इलास्टिसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। फिर आगे एग्जाम्पल दिया गया है कि वुड का, बोन का, कंक्रीट का, ग्लास का, इस सब का स्मॉल यंग्स मॉडुलस होता है। फिर इलास्टोमर्स कैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्ट्रेचेबल बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं। ठीक, स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन। अब स्ट्रेच अच्छे से हो रहा है तो स्ट्रेन भी तो ज़्यादा ही करेंगे, वही बात है। जैसे टिश्यू ऑफ एरोटा, रबर एक्सेट्रा, ऑल्थो देयर इलास्टिक रीजन इज़ वेरी लार्ज द मटेरियल नॉट फॉलो हुक्स लॉ। यहाँ पे जो इलास्टिक रीजन होता है वो बहुत लार्ज होता है। जैसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में इलास्टिक रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन इनका जो इलास्टिक रीजन होता है इलास्टोमर्स का, ये बहुत ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पे इतना तक हुआ था और इलास्टोमर्स का इतना हो जाएगा, और ये जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो हुक्स लॉ में क्या होता है, हुक्स लॉ तो ये कहता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस घटेगा स्ट्रेन घटेगा। तो इन दोनों का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन, तो एक यहाँ पे ये ओरिजिन से पास होती हुई यूनिफॉर्म लाइन जाएगी जो कि बताएगी इस पे भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है। ठीक,
और जबकि इलास्टोमर्स में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ प्लॉट होता है या फिर जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसे करके जाता है यूं। तो यहाँ पे तो नहीं फॉलो हो रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो वही कहा गया है कि इलास्टोमर्स वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो नहीं फॉलो करते। और हुक्स लॉ को लॉ ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। हुक्स लॉ यही स्ट्रेस और स्ट्रेन के प्रोपोर्शनलिटी वाला। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।